नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज है उसमें अब आज हम बात करेंगे 15 से 21 अगस्त के करंट अफेयर्स की। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये केवल करंट अफेयर्स की क्लास नहीं है, बल्कि करंट अफेयर्स के साथ सब्जेक्ट को हम कैसे लिंक करें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड अदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनको लिंक करके कैसे पढ़ा जाए। किस तरह से कोई पेपर सेटर करंट अफेयर्स के साथ किसी सब्जेक्ट को कोरिलेट करके क्वेश्चन पंच कर सकता है। और करंट अफेयर्स कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए सब्जेक्ट को कवर करने में। उस सब पे जो है अगर कहा जाए वीडियो में बात की जाती है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं उनको देखने के लिए प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। तो चलो चलिए शुरू करते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स की। तो पहला क्वेश्चन गवर्नर से संबंधित हमने लिया है। अब प्रश्न समझिएगा कि ये क्वेश्चन लिया क्यों। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम थोड़ा सा नीचे चले जाए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी हाल फिलहाल में एक हफ्ते में गवर्नर को लेकर मैंने 15-20 दिन से अगर कहा जाए सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा है कि भाई राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास जो उनकी विवेकाधिकार शक्तियां हैं, उन विवेकाधिकार शक्तियों का वो उपयोग सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे लिखा है ना, राज्यपाल को वीटो मिला तो सरकार उसकी मनमानी पर निर्भर, सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। और ज्यादातर जगह पर जो आर्टिकल 200 में राज्यपाल को जो पावर दी गई है, उन पावर के बारे में बात है कि उसके लिए कितने दिन का टाइम जो है वो टेक्निकली निश्चित होना चाहिए। ये अभी न्यूज में है, आपने भी अपने स्तर पर कहीं ना कहीं इसको जो है वो पढ़ा होगा। हम इसी को कनेक्ट करके कोशिश कर रहे हैं इस क्वेश्चन को बनाने की। पहले तो आप देखिए कि क्वेश्चन कैसा है। पहला क्वेश्चन मतलब सिंपल क्वेश्चन रखा है हमने कि संविधान में जो गवर्नर की जो शक्तियां हैं उनके संबंध में कौन सा अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है। पहले राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति यानी उसकी एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 154 में है, बिल्कुल सही। क्षमा आदि के मामले में दंडादेश का निलंबन, परिहार, लघुकरण, ठीक है, राष्ट्रपति जैसी ही पावर है, लेकिन ये जो है वो डेथ सेंटेंस के बारे में इसके पास कोई पावर नहीं होती गवर्नर के पास। यानी मृत्युदंड को लेकर हमने राज्यपाल को शक्तियां नहीं दी, तो आर्टिकल 161 ये भी बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी शक्तियां 163, ये आर्टिकल गलत है, ये 164 में है। ठीक है, यानी हमारा जो आंसर होना चाहिए कि कौन सा सत्य है, तो ये वाला है यहाँ पर। और विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर अनुमति संबंधी शक्तियां अनुच्छेद 200। पहले तो इस पूरी कहानी को समझें। अगर हम समझेंगे तो हम ये आर्टिकल भी याद रख पाएंगे और इससे करंट को कनेक्ट भी कर पाएंगे। अभी न्यूज में है 200 आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद 200। लेकिन न्यूज में इसलिए नहीं है कि जो अगर कहा जाए गवर्नर किसी बिल को रोक रहा है, न्यूज में इसलिए कि क्या विवेकाधिकार शक्तियों का वो कुछ भी प्रयोग करेगा गवर्नर, उसके बारे में बात है। तो पहले तो ये 163 को मैं यहाँ पर आपको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दिखा देता हूँ कि 160 जो 3 है, यहाँ पर देखिए, उसमें है राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि भाई एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसकी हेल्प और अगर कहा जाए एडवाइस से गवर्नर काम करेगा। सिंपल आर्टिकल 163 में ये लिखा। लेकिन उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन होंगे, उनकी नियुक्तियां कैसे होंगी, ये सब जगह कहा जाए बातों के लिए हमको आना पड़ता है आर्टिकल 164 पर, कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। और मंत्री, अन्य मंत्री नहीं, मंत्री कोई भी मंत्री हो, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, यानी वो प्लेजर पे हैं, वो जब चाहे उनको हटा सकता है। ऐसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता, पर ऐसा होता नहीं है। अब पहले तो जो न्यूज में चीजें चल रही हैं उनको अपन समझें। हम में से हर एक जो भी आप तैयारी कर रहा है आप में से, वो बहुत अच्छे से जानता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को जो है वो अगर कहा जाए बहुत सारी जो है वो पावर दी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट पावर है उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स, आम भाषा में कहें तो उसकी जो है वो विवेकाधिकार या विशेषाधिकार की शक्तियां। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं वास्तव में ये शब्द प्रयोग किया गया है कि गवर्नर को ये सर्टेन पावर्स होंगी जिसको वो अपने विवेक के अनुसार काम कर सकता है? तो ये केवल एक जगह स्पष्ट है, वो है आर्टिकल 163। अगर आप आर्टिकल 163 को अगर ध्यान से पढ़े तो उसमें लिखा है कि जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है वह अपने कृत्य या उनसे उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे। ठीक है, जो भी उसको कहा गया है कि उसके विवेक पर, उनको छोड़कर बाकी कामों में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से काम करे, उनको छोड़कर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर के लिए एक वर्ड का प्रयोग आर्टिकल 163 में है।
और उसमें कहा गया कि उन जो चीजें उसको दी गई हैं हमने उनको छोड़ दो, तो बाकी फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से काम करेगा। तो ये लिखा हुआ है कि गवर्नर, ठीक है, इन द एक्सरसाइज ऑफ द फंक्शन एक्सेप्ट इन सो फॉर ही इज बाय सो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वेस्ट द एक्सरसाइज इन फंक्शन ऑफ एनी देम इन हिज डिस्क्रेशन, यानी उसके जो विवेक में है उसको छोड़कर। ये एक आपको याद रखना है। पहला तो ये मैंने बता दिया कि कहीं आप में से जिनको ना मालूम, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये भी ना मालूम हो कि विवेकाधिकार है वर्ड पर कहाँ लिखा हुआ है, किस जगह, वो एक। दूसरा, अगर हम नीचे चले जाएं इसी के अंदर, यहां से आर्टिकल 200 को, जिसके ऊपर अभी बहुत सारा आर्टिकल न्यूज में चल रहा है। आर्टिकल 200 बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल, भाई विधेयक से संबंधित है। मान के चलो विधानसभा ने, हमारे मध्य प्रदेश में तो विधानसभा है, तो हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में विधानसभा, अगर आप यूपी हो तो वहां विधान परिषद भी बात करें। उसने जो अगर कहा जाए कि जब उसके पास आया तो वो या तो उसको अनुमति देगा या उसको अनुमति रोक लेगा, अथवा वो तीन स्थितियां दी गई हैं उसको, या तो अनुमति देता है पहला, या अनुमति रोक लेता है दूसरा, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। तीन स्थिति। अब लेकिन यहां पर इस आर्टिकल 200 में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो राष्ट्रपति के विचार के लिए अगर उसको रखेगा तो कितने दिन रखेगा। क्या वो जो अगर कहा जाए एक सेशन तक, एक सत्र तक रखेगा, या 60 दिन रखेगा, या 180 दिन रखेगा, कोई एक सर्टेन टाइम पीरियड जो है। तो कई बार जो अगर कहा जाए इसका बेनिफिट जो है वो गवर्नर उठा लेते हैं, और जो फेवरेबल सरकारें होती हैं सेंट्रल की, उनके फेवर में काम करने के लिए वो बिल को अनुमति ही नहीं दी जाती। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी ये बात चल रही है। दूसरा कि इसमें एक और कंफ्यूजन आप याद रखिएगा, विधेयक पर अनुमति के लिए उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना 200 नंबर के आर्टिकल पे, यानी राज्यपाल 200 आर्टिकल के तहत उसको रिजर्व कर सकता है कि हाँ भैया मैं राष्ट्रपति जी को बताऊंगा, वो तय करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति उसको जो अगर कहा जाए स्वीकृति देगा या नहीं देगा, ये आर्टिकल 201 में है। ये ध्यान रखना, दोनों क्लैश करते हैं। विचार के लिए आरक्षित विधेयक एक शब्द यहां भी है, और जो अगर कहा जाए विधेयकों पर अनुमति, यहां भी, दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो बिल गवर्नर ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखा, रिजर्व कर लिया, उस पर जैसे आप उसको 201 आर्टिकल को पढ़ो कि कोई भी विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जा के लिए रखा जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेंगे कि विधेयक पर अनुमति देना है या अनुमति रोकना है। यानी यहां पर गवर्नर और राष्ट्रपति दोनों को लेकर मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में, कि यहाँ तो राष्ट्रपति, अब यहाँ पे ये भी नहीं लिखा कि भाई जो राष्ट्रपति जो अगर कहा जाए कि उसको एक सर्टेन जो अगर कहा जाए टाइम पीरियड में, कितने समय अंतराल में जो अगर कहा जाए उसको स्वीकृति देंगे, वहां भी स्पष्टता नहीं। जब टेक्निकली इस तरह से अगर कहा जाए स्पष्टता नहीं है, तो फिर उलझने हो जाती। हाँ, धन विधेयक में नहीं, ये तो सबको मालूम है कि जो मनी बिल होते हैं उनमें जनरली हमने जो अगर कहा जाए लोकसभा स्पीकर या विधानसभा स्पीकरों को पावर दे रखी है, क्योंकि उसका संबंध सीधे सीधे वित्त से होता है। तो उसको अगर कहा जाए तो ये कहानी साफ है कि ऊपर हमारे सामने बड़ी उलझन है। तो ऐसे लिखा हुआ है ना कि जो अनुच्छेद 200 के तहत जो पारंपरिक में वर्णित है, लौटा दे, जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तो ऐसा संदेश मिलने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर सदन या दोनों सदनों में उसे पुनर्विचार के लिए रखा जाएगा। और यदि सदन और जो अगर कहा जाए पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति के समक्ष विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। अभी आप सोचो फिर से, मतलब यहाँ पर लौटाने के बाद की स्थिति है, वो कितने दिन में पास करेगा उसका कहीं कोई प्रोविजन साफ नहीं। इसीलिए ये मुद्दा अभी न्यूज में है। जो आप आर्टिकल नीचे देख रहे हो ये कि राज्यपाल को वीटो मिला तो सरकार उसकी मनमानी पर निर्भर, यहाँ पर। तो ये एक प्रश्न मुझे लगता है कि आपको आ सकता है। अगला, हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया? आंसर आपको दिख ही रहा है, केरल। ये प्रश्न इसलिए आ सकता है क्योंकि जब केरल भारत का पहला पूर्ण रूप से लिटरेट स्टेट बना। लिटरेसी का मतलब कभी ये नहीं कि 100%, कोई भी पूर्ण वर्ड होता है उसका 100% नहीं होता, 90% के ऊपर आप पूर्ण में काउंट कर लोगे। तो लगभग 10-15 साल तक एग्जाम वालों ने जो है वो ये प्रश्न जो है वो पूछते रहे कि भैया भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है। तो अब ये भी है कि पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है, और ये एक दिन की कहानी नहीं है केरल की, ये ध्यान रखिएगा। केरल ने इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए। पहले तो डिजिटल साक्षरता का मतलब आपको सबको पता होना चाहिए। डिजिटल साक्षरता का मतलब है कि जो भी हमारे वर्तमान समय में जो डिजिटल हम गैजेट्स, जो भी हम तकनीकें यूज कर रहे हैं, जैसे मोबाइल है या अन्य जो है अगर कहा जाए यूपीआई मान लो,
उनको वो जो है वो ऑपरेट करना लोगों को आता है। बुनियादी रूप से डिजिटल लिटरेसी का मीनिंग यही है। तो यहाँ पर उन्होंने जो है वो एक पूरा प्रोग्राम चलाया, आपको दिख रहा होगा। इसमें ये नहीं आएगा कि केरल बना देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, ये बहुत कॉमन है। और कोई बच्चों वाला जो प्रश्न करता होगा वो जरूर इसको पूछेगा। वो प्रश्न को घुमा के पूछेगा, वो पूछेगा कि केरल जो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य है, उसने कौन से जो परियोजना के तहत लोगों को साक्षर किया या डिजिटल साक्षर किया। तो ये डीजी केरल अगर कहा जाए, आपको दिख रहा है कि राज्य सरकार की डीजी केरलम जो डिजिटल साक्षरता परियोजना के माध्यम से संभव हुई, जिसका उद्देश्य हर नागरिक को डिजिटल तकनीक की पहुंच सुनिश्चित करना, चाहे उसकी आयु, शिक्षा, आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ हो। 2022 में शुरू हुई इस परियोजना के तहत स्थानीय स्वशासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए उन्होंने स्मार्टफोन, इंटरनेट ब्राउजिंग, वीडियो, ये सब चीजों को किया। तो हमारे लिए एक तो हो गया डीजी केरलम क्या है। तो ये डिजिटल लिटरेसी के लिए जो शुरू किया गया प्रोग्राम था, जो न्यूज में है और अभी आएगा ही। दूसरा कि केरल ऐसे ही डिजिटल लिटरेट नहीं बना, ये भी ध्यान रखिएगा। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने नागरिकों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए खुद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस लिया। जैसे आज हम बोलते हैं ना कि भाई रिलायंस एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जियो नाम से कर रहा है, एयरटेल एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, बीएसएनएल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, किससे आप जो है वो इंटरनेट की सेवाएं ले रहे हैं यहाँ पर मोबाइल में जो भी है या इंटरनेट पर जो भी है। तो अभी सरकारी ऐसी एजेंसीज नहीं है जो आईएसपी के जो अगर के लिए काम करें। केरल भारत का पहला राज्य है जिसने के फोन, उसका नेटवर्क का नाम ही था यहां पर अगर आप देखोगे के फोन, ये के फोन है। ये अपने आप में, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, इसने खुद आईएसपी का लाइसेंस लिया। और अपने आप में इस तरह से वो भारत का पहला ऐसा स्टेट बन गया जिसने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग सर्विसेज शुरू करी। अभी तो कुछ पैसे में देता है, लेकिन धीरे 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 जो बुनियादी बेसिक इंटरनेट सर्विसेज हैं, जस्ट लाइक यूपीआई है या गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो अगर कहा जाए नागरिकों को उपलब्ध होंगे। आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आज आप ऐसे समझिए, टेलीविजन के ऊपर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो डीटीएच के माध्यम से, जो छतरी फ्री वाली जो छतरी होती, 13-14 सौ रुपए एक बार आप दो और जीवन भर उसमें से कुछ सर्विसेज जो है वो फ्री लो। आपके पास अगर कोई रेडियो है तो उसके ऊपर आपको कोई खर्चा नहीं करना, रेडियो के ऊपर जो गाने सुन रहे हो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, चाहे वो एफएम हो या अदर हो। तो इस तरह से अगर हम इंटरनेट को भी एक्सेस करेंगे तो सरल होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि इन्होंने एक दिन में नहीं किया, ये सब काम एक प्रक्रिया के तहत लंबे उसमें हुआ। तो इन्होंने लाइसेंसिंग ली, केरल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क बनाया, केरल जो अगर कहा जाए आईएसपी के लिए लाइसेंस लिया, ये सब चीजों से वो आज यहाँ तक जो है वो पहुंच पाया। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए आ सकता है। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश में सबसे बड़े फ्लाईओवर का लोकार्पण किस शहर में हुआ? वन लाइन का। इसमें हमको अंदर जाने की जरूरत नहीं कि आप सोचो कि बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन आएगा। हाँ, अगर आप एमपी के किसी एग्जाम को प्लान कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है यहाँ पर। क्योंकि कुछ बड़ा जब अचीवमेंट हम लोग कर लेते हैं तो उस पर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो इसका आंसर है जबलपुर। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी और मुख्यमंत्री यादव करेंगे पहले फ्लाईओवर का लोकार्पण, ये हो गया है। तो बकायदा आपको दिख रहा है, एक तो इसकी लंबाई भी आपको पता होगी कि 6.85 किलोमीटर लंबा भव्य फ्लाईओवर जबलपुर को दिलाएगा महानगरीय पहचान। कई बार क्या होता है, पेपर सेटअप वैसे तो बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस पंच नहीं करता। मतलब वो वन लाइन में पूछेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा या सबसे लंबा जो फ्लाईओवर कहाँ है, ये ऐसा पूछेगा। बट हो सकता है कि जबल हाल ही में चर्चा में जबलपुर में सबसे बड़ा जो फ्लाईओवर है उसकी कुल लंबाई है 6.85 किलोमीटर, 7.85 किलोमीटर, 9.85 किलोमीटर। इस तरह के क्वेश्चंस भी पंच कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता। जैसे अभी आपने देखा होगा स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में क्वेश्चन आया कि रेल नेटवर्क में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है। तो मैंने अपने इकोनॉमिक सर्वे का जब वीडियो कराया था तो मैंने उसमें बताया भी था कि रेल नेटवर्क वाला क्वेश्चन इसलिए पूछेगा क्योंकि हम पिछली बार 5वें नंबर पे थे, इस बार हम चौथे नंबर पे आ गए। तो हमने एक सीढ़ी बेहतर कर ली अपनी, मतलब हम जो है वो फिफ्थ से फोर्थ आ गए, तो हम उसकी तारीफ तो बटोरेंगे। तो कोई भी चीज जिसमें राज्य, हमेशा मैंने हमेशा करंट अफेयर्स पढ़ाते समय ये बात कही कि आप उस चीज को जरूर देखो जिससे राज्य की जो अगर कहा जाए समृद्धि का को प्रदर्शित किया जा सके। जस्ट लाइक
हम देखे ना कि लोकपत ऐप आई तो वो न्यूज में आई, केबीसी में उसको पूछ लिया तो पेपर सेटर ने भी पूछ लिया। पांचवे से चौथे नंबर पे हम आ गए अगर रेल नेटवर्क में, तो पेपर वाले ने भी पूछ लिया। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस का एक बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, वो पंच होते हैं या पूछे जाते हैं। तो टेक्निकली आपको दिख रहा है वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर होगा, फ्लाईओवर का नाम फ्रांस की इंजीनियरिंग तकनीक, ये अभी हमारे लिए कोई काम का नहीं है, बाकी चीजें। अगला क्वेश्चन हमने क्यों लिया? अब आप कहोगे कि आप तो करंट अफेयर्स पढ़ाए, करंट अफेयर्स पढ़ाते पढ़ाते अब आईटी का क्वेश्चन पंच कर दिया आपने कि आईटी अधिनियम की किस धारा के तहत जुए और सट्टेबाजी संबंधी अवैध वेबसाइटों को ब्लॉक किया जा सकता है। कोई भी अगर कहा जाए इलीगल जो वेबसाइट्स होती है, जो गैम्बलिंग बैटिंग आदि, तो इसके पीछे का जो तर्क है, आंसर तो पहले मैं आपको दे दूं, है 69A, सेक्शन 69A के तहत सरकार को लगता है कि अगर कोई हार्मफुल वेबसाइट है, कोई अगर कहा जाए कंटेंट है, कोई ऐप है, तो वो टाइम टू टाइम उनको ब्लॉक कर सकता है, या जो अगर कहा जाए जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे गूगल प्ले है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को कह सकता है कि इन कंटेंट्स को आप हटाओ। अब ये न्यूज में क्यों है और हम इसके ऊपर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? तो हम इसके ऊपर डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी उस डिस्कशन की कहानी है ये, ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियम विधेयक। ये विधेयक जो है अगर कहा जाए 21 अगस्त को पार्लियामेंट में पास हुआ, राष्ट्रपति से स्वीकृति भी मिल गई, अब ये एक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब अब ये एक्ट के रूप में आ चुका है। अब सरकार उसको रूल बनाकर कैसे लागू करेगी वो सरकार के ऊपर। तो एक तो ये आपको मालूम होगा कि ऑनलाइन गेमिंग, जैसे लिखा है कि संसद ने 21 अगस्त 2025 को ऑनलाइन गेमिंग बिल पास किया, ये पहला हो गया कि भाई कितनी तारीख को संसद से पास हो गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति तो अब मिलेगी, यहाँ पर मिल गई, मतलब 22 तारीख को ही हो गई है। तो ये पहला। अब इस अगर हम गवर्नमेंट के प्रेस रिलीज को देखें, ध्यान से देखिएगा ना, पूरा प्रेस रिलीज हमारे काम का जो है वो नहीं है। तो टेक्निकली अगर कहा जाए कि इसमें ये बात की गई है कि हम ऑनलाइन बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरीज आदि के ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगाएंगे। जो कार्ड गेम है, जो जनरली जो अगर पोकर से रमी है, इस तरह के जो कार्ड गेम्स हैं, उन पर प्रतिबंध लगाएंगे। फैंटेसी स्पोर्ट जो है अगर कहा जाए जिसमें कैश रिवॉर्ड मिलता है कि भाई आप अगर इतना जीत ये कर लोगे तो आपको इतना मिलेगा, इस तरह के जो है अगर कहा जाए इन पे प्रतिबंध लगाएंगे। एक तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अभी ऑनलाइन जो गेमिंग बिल है, कोई पूछे कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल में इनमें से किसको प्रोहिबिटेड किया गया है? ऑनलाइन बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी बिल्कुल, कार्ड गेम्स विथ मनी जो अगर कहा जाए बिल्कुल, और फैंटेसी स्पोर्ट जो ऑफरिंग कैश रिवॉर्ड, ये तीनों को जो है इसमें प्रतिबंधित जो है वो कर दिया गया। अगर हम इसको ध्यान से पूरे आर्टिकल, अभी 11 पेज का है ये बिल का सार है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया। तो वो बता रहे हैं कि आज हमारे देश में कई तरह के गेम चल रहे हैं, ई स्पोर्ट्स है, इनको हम बंद नहीं कर सकते, ये अच्छा है। ई स्पोर्ट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह से हम स्पोर्ट्स को खेलते हैं, वो ई स्पोर्ट्स, उनमें कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन सोशल गेम्स, इससे भी कोई जो अगर कहा जाए दिक्कत नहीं है, क्योंकि रोजमर्रा का जो हमारा जीवन है उसमें मनोरंजन के लिए हम ऑनलाइन सोशल गेम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन मनी गेम्स, ये सेगमेंट हमको प्रतिबंधित करना है, यानी तीन में से ई स्पोर्ट पे हमारा कोई इशू नहीं है, ऑनलाइन सोशल गेम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन मनी गेम को जो है वो हमको खत्म करना है या प्रतिबंधित करना है। इस सेगमेंट में ऐसे गेम शामिल हैं जहां वित्तीय दावा शामिल है, चाहे वे मौके पर कौशल आदि डेस डेस डेस, वो हमारे इतना काम का नहीं। तो इसमें क्या होता है, लोग कई बार आपने देखा होगा यहाँ तक कि भारी मौद्रिक नुकसान से जुड़े आत्महत्या के मामलों की रिपोर्ट पर भी गंभीर चिंता है, तो उन्होंने ऑनलाइन मनी गेम को प्रोहिबिटेड किया या प्रतिबंधित किया इसमें। ये पूरा यहाँ पर अगर कहा जाए कि जो बिल है, इस बिल को अगर हम नीचे लेकर जाए, वैसे तो आपको ये बिल, ये वाली जो फाइल है 11 पेज का, आप खुद भी पीआईबी की प्रेस रिलीज से इसको 22 तारीख का प्रेस रिलीज से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये मिल जाएगा आपको। बट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कल को अगर आप में से कोई ऐसे राइटिंग वगैरह लिखता है, ऑनलाइन गेमिंग जो अगर कहा आ जाए कि दुष्प्रभाव ऐसा कोई टॉपिक आ जाता है, तो अगर आप इस पूरे आर्टिकल को उपयोग करेंगे, इसी में से पूरा क्वेश्चन आपका पकड़ में, यानी इसी से पूरा जो है वो आपको तैयार हो जाए। तो इसमें दिख रहा है कि जैसे इससे इसकी लत लग सकती है, वित्तीय नुकसान हो सकता है, मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या जैसी स्थितियां पैदा हो सकती है, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी स्थिति हो सकती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, कानून की खामियां, सट्टेबाज जो अगर कहा जाए, कई ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसे गेम हैं जिनसे टेररिस्ट एक्टिविटीज भी जुड़ी हुई पाई गई, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है, ये सब बातें इन्होंने लिखी। फिर उन्होंने लिखा है कि ऑलरेडी हम इसके ऊपर ऐसा नहीं कि आज ही प्रयास कर रहे हैं, हम पहले से भी प्रयास कर रहे हैं। वो पहले से प्रयास को अगर हम यहाँ नीचे जाए, ये यहाँ पर इसमें थोड़ा सा, ये पूरा तो अब इतना तो लंबा आप खुद पढ़ सकते हो।
तो यहाँ नीचे इसमें लिख रहे हैं कि भाई हमारा ये जो एफर्ट है ये किसके ग्राउंड पर है। तो लिख रहा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और अमेंडमेंट 2008, क्योंकि जो एक्ट जैसे सेक्शन की हम बात करें वो 2008 में आया, पर है तो आईटी एक्ट 2000, अमेंडमेंट 2008 में हुआ। उसमें जो अगर कहा जाए, ये साफ है यहाँ पर कि आईटी अधिनियम की धारा 69A सरकार को अवैध वेबसाइटों लिंक तक पहुंचने के लिए अवरुद्ध करने का अधिकार देती है यहाँ पर। और इसी के तहत वो बता रहे कि 2022 से 2025 के बीच 1524 सट्टेबाजी जुआ वेबसाइट और मोबाइल ऐप को बंद किया गया। यानी हम पहले से भी कर रहे हैं आईटी एक्ट में। इसीलिए हमने जो अगर कहा जाए इस प्रश्न को इस नजरिए से पंच किया, इस नजरिए से। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमने वो ऑनलाइन गेमिंग वाला जो है वो क्वेश्चन लिंक नहीं किया, हमने सेक्शन 69A को लिंक किया। और आप ऐसे भी हमेशा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो मुद्दा आएगा आने वाले समय में वही आईटी एक्ट का सेक्शन 69। आईटी एक्ट का सेक्शन 69 इसलिए क्योंकि सरकार को जब लगता है, लग रहा है कि कोई ऐसी, जैसे पहले तो आप इसको समझने के लिए कोशिश करिए, ये जो कहना चाह रहा हूं मैं वो है क्या। अगर हम यहां पर चले गए, इसमें से हमने एक उठा लिया सेक्शन 69A, कुछ सेक्शन तो ज्यादा चर्चा में रहते हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एम्पावर द इंडियन गवर्नमेंट टू ब्लॉक एक्सेस ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, दिस पावर टू ग्रांटेड व्हेन द गवर्नमेंट और द ऑथराइज्ड ऑफिसर बिलीव द नेसेसरी, जो अगर कहा जाए प्रोटेक्ट इंडियन सोवर्जिनिटी, यानी भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता को अगर कोई चीज नुकसान पहुंचा रही है, देखो ध्यान से, इंडियन सोवर्जिनिटी, इंटीग्रिटी, अगर कहा जाए डिफेंस, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, इन सब के लिए अगर कोई वेबसाइट, मान के चलो, आप सपोज मान के चलिए, जैसे कई बार होता है कि उन्होंने कहा भैया फलानी जगह जो है वो उन्होंने व्हाट्सअप की सेवाओं को जो है वो 2 दिन के लिए बाधित कर दिया है। क्यों कर दिया? क्योंकि इससे हमारी इंटीग्रिटी को नुकसान हो सकता है, हमारी सिक्योरिटी को नुकसान हो सकता है, हमारी जो अगर कहा जाए सोवर्जिनिटी को नुकसान हो सकता है। ऐसे समय समय पर सरकार बहुत सारी ऐप को भी प्रतिबंधित करती है, वेबसाइट को भी करती है, उनको जो है वो टर्मिनेट कर सकती है। इसीलिए ये आज नहीं, ये आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप याद रखिएगा कि आईटी एक्ट का सेक्शन 69A मोस्ट आईएमपी सेक्शन जो है वो माना जाएगा। ठीक है। बाकी फिर मैंने वही क्वेश्चन को यहाँ पर फिर से आपके लिए लिया कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन विधेयक 2025 संसद ने किस स्थिति को, देखो संसद ने, राष्ट्रपति जैसे इसके बाद अभी 22 तारीख को राष्ट्रपति के पास चला गया ये और एक्ट बन गया। अब एक्ट बनने के बाद तुरंत लागू थोड़ी हो जाए। एक्ट बनने के बाद सरकार इसके रेगुलेशंस बनाएगी, नियम बनाएगी, फिर उसको तय करेगी कि कैसे लागू करना है, क्या क्या हम एक्शन लेंगे, वो सब चीजें होंगी। बट ये 21 तारीख को हुआ, इसीलिए ये जो अगर कहा जाए, अगर संसद शब्द से आ जाए तो आप जो है वो इसको जो है वो आप याद रख सकते हो यहाँ पर। अगला है, हाल ही में भारत का 22वां आईआईएम किस राज्य में जो अगर कहा जाए स्थापित किया गया? कोलकाता, नागपुर, अहमदाबाद, असम। अब ये असम के गुवाहाटी में। अब ये पहले तो समझ लो कि ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आप सोचिए, देखिए नॉर्थ ईस्ट में अगर हम जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे बड़ा राज्य है, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, डेवलपमेंट के हिसाब से देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, या जो अगर कहा जाए किसी और भी अगर पैरामीटर्स के हिसाब से देखें, तो सबसे बड़ा जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का वो असम ही है। और सबसे बड़ा जो शहर है वो गुवाहाटी है, सबसे चर्चित जो शहर है। इसके बावजूद अगर आप सोचिए कि असम के अंदर आईआईएम नहीं था यहाँ पर, तो फिर जो है वो बड़ा मुद्दा है। जबकि नॉर्थ ईस्ट को इसके पहले भी आईआईएम मिल चुका है, ये आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट के पास जो है वो ये जो अगर कहा जाए पहले ही आया है, नॉर्थ ईस्ट इसके पहले भी, ये दूसरा जो अगर कहा जाए आईआईएम है नॉर्थ ईस्ट के लिए। 2007 में अगर आईआईएम शिलोंग देखोगे तो 2007 में जो है वो चर्चा में था, उस समय जो बनाया था। तो प्रश्न कैसे आएगा? जैसे प्रश्नकर्ता या तो ये पूछ ले, बिल्कुल बच्चों वाला, कि भाई जो 22वां जो अगर कहा जाए जैसे क्या बोलते हैं कि आईआईएम इनमें से कौन सा है, या नॉर्थ ईस्ट का जो अगर कहा जाए उत्तर पूर्व का पहला आईआईएम इंस्टीट्यूट कौन सा है पहला। तब बच्चा जो अगर कहा जाए, हो सकता है कि गुवाहाटी की जगह मतलब शिलोंग की जगह गुवाहाटी मान, अगर उसने रीड नहीं किया, मतलब सपोज मान के चलिए जो है अगर कहा जाए कि उसने नहीं रीड किया, तो फिर तो ये जो है वो प्रश्न आएगा।
इस प्रकार ये प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको ये पता चल गया कि आज भारत में जो है वो अगर कहा जाए कि 22 इस तरह के आईआईएम स्थापित जो है वो हो चुके हैं। ये वाला जो है वो क्वेश्चन जो है वो हमको पता होना चाहिए, नंबर वन। दूसरा, शिलोंग तो आपको ऐसे भी याद होगा कि हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, आपको याद होगा कि उनका उनका निधन यही हुआ था, शिलोंग में ही हुआ था। मतलब उनके जीवन का अंतिम जो समय था वो भी शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़ते हुए उन्होंने अपना जो है वो अंतिम समय व्यतीत किया, ऐसे कह लो। तो उसमें ही आ सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि और कोई स्टैटिक क्वेश्चन इसमें जो है वो बनेगा। आप बहुत अंदर जाने के लिए कोशिश ना करें। और बकायदा इसको पार्लियामेंट के बिल से ही बनाना पड़ता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 पार्लियामेंट में पास हुआ। असम ग्रांट इट्स फर्स्ट आईएएम। द बिल इज जो अगर का मतलब, बाकी तो गुवाहाटी 22nd ऑफ द कंट्री, 22वां ये जो है वो आईआईएम है। नॉर्थ ईस्ट का पहला आप शिलोंग जो है वो आईआईएम, याद रखिए। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट मोस्ट आईएमपी जो अगर कहा जाए हो सकता है। अब कैसे होगा वो देखने को, मतलब क्या प्रश्न जो पूछा जाएगा वो तो मेरे को भी नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन शायद इसके ऊपर आपसे बन जाए यहाँ पर। और इस बहाने आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, कि 1996 से मध्य प्रदेश जो अगर कहा जाए अपने आईआईएम इंदौर के लिए जाना जाता है। और मध्य प्रदेश हमारे राज्य का और इंडिया में भी अपने आप में इस तरह से एक ही ऐसा शहर है, सही तरीके से देखा जाए, जिसके पास, मतलब छोटे शहरों में, मतलब ऐसे छोटा तो कहना गलत होगा, मतलब मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में याद कर लो कि वो पहला ऐसा शहर है जिसके पास अपना आईआईटी भी है और एक अपना आईआईएम भी है, दोनों है, उस नजरिए से। फिर अगला वन लाइन का है, इसमें अंदर जाने की तो कोई भी जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट आपको सबको ही पता है। श्रीलंका और इंडिया जो है वो नेवल एक्सरसाइज, श्रीलंका एसएल श्रीलंका को बता रहा है, आई इंडिया को बता रहा है, नेवल एक्सरसाइज स्लिनेक्स। अब कंफ्यूजन क्या होता है कि आपने अगर रिवाइज नहीं किया और पेपर सेटर ने ऐसे ही आपको दे दिए, क्योंकि आप इसको लिंक करोगे कि इंडिया के साथ है, तो एस एल को आप किससे लिंक करोगे, या तो श्रीलंका से देखोगे कि साउथ कोरिया से कि सऊदी अरेबिया से। इसमें कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए वन लाइन का है। बट आप याद रखिएगा, इंडियन नेवल शिप इन श्रीलंका फॉर जो स्लिनेक्स 25 लंबे समय से हम कर रहे हैं। ये 12वां इसका संस्करण है, यानी ये एक्सरसाइज आज से तो जो हो नहीं रही है। हर साल हम जो अगर कहा जाए इसका एक संस्करण जो अगर कहा जाए को करते हैं। तो इस तरह से ये वन लाइन में आपको याद रखना है। अगला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में जो बुक है वो न्यूज में आ गई, चर्चाओं में रही, इसीलिए शायद ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि द वेट लॉस रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इस पुस्तक का जो विमोचन किया था, इसलिए शायद ये क्वेश्चन आ जाए उनने विमोचन के लिए। बट पुस्तक जो है वो डॉक्टर अमरीश मित्तल और अगर कहा जाए शिवम विज के द्वारा जो है वो लिखी गई। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, द वेट लॉस रेवोल्यूशन। वेट लॉस जो अगर कहा जाए कैसे हम जो है वो अपने वजन को कम करें, इस पुस्तक के अब ये न्यूज में बहुत है, इसीलिए शायद ये क्वेश्चन आपको कभी किसी जैसे अभी, जैसे सपोज आप में से कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है, देखो सब्जेक्ट में करंट अफेयर सब्जेक्ट के साथ एंटर होके फर्स्ट पेपर में कैसे आता है उसको समझ लो। अब द वेट लॉस रेवोल्यूशन निश्चित रूप से अगर कहा जाए फूड सेफ्टी ऑफिसर के सिलेबस को भी जस्टिफाई, क्योंकि उसमें बॉडी मास इंडेक्स एक टॉपिक है, ओबिसिटी के बारे में एक टॉपिक है, उसमें ईट राइट एक टॉपिक है, ईट राइट जो अगर कहा जाए, ऐसे टॉपिक हैं। तो वो सेकंड पेपर में जरूरी नहीं कि सेकंड पेपर में ही बात करेगा, वो फर्स्ट पेपर में लिख देगा द वेट लॉस रेवोल्यूशन, जो किसके द्वारा लिखी गई किताब। तब हमको लगेगा अरे यार ये किताब जो अगर कहा जाए कि कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, हमने तो कभी इसको पढ़ा ही नहीं किसी जगह। करंट वहां काम करता है सब्जेक्ट मैटर होकर, और कुछ नहीं। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे मार्टिन श्वेटर निम्न में से ये क्वेश्चन आप याद रखिए, नेक्स्ट ईयर आएगा। मतलब ये अच्छा हेल्दी जो क्वेश्चन होते हैं ना उनकी डेफिनेशन में। देखो दुनिया में इस समय कुछ टॉप 10 अगर हम कंपनीज देखें, तो उसमें एक किंडले भी है। ये किंडल कंपनी है, ये अभी न्यूज में, क्योंकि ये दुनिया में जितना भी आप इंटरनेट से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी एआई से जुड़ा हुआ जितना इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने वाली जो शुरुआती बड़ी कंपनियां थी उनमें आईबीएम था। देखो हर एक कंपनी अपने लिए, अल्फाबेट हमको मालूम है, गूगल के नाम से ज्यादा जानते हैं उसको,
ठीक है, इंटेल पूरा, अगर माइक्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, जितना भी आप इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर एक तरफा राज्य है इंटेल का इस समय। आईबीएम सर्वर के मामले में दुनिया भर में सर्वर और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे चर्चित नाम जो है वो आईबीएम था, उसी से अलग होकर ये किंडल इन्होंने बनाई। अब ये न्यूज में क्यों, हमने ये क्यों लिया प्रश्न, हमने इसीलिए लिया, ये देख रहा होगा। किंडल के अध्यक्ष और सीईओ श्री मार्टिन शोर्टर ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। तो किंडल के अध्यक्ष और सीईओ मार्टिन जो होगा शोर्टर ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक साझेदारी का गर्मजोशी से स्वागत किया, भारत में मौजूदा अपार अवसरों का लाभ उठाने के लिए उनको इनवाइट किया। कहा कि हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो आप यहाँ पर निवेश करें। हो सकता है कि ये कंपनी कल को हमारे यहाँ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे, और उससे हमको काफी, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी नहीं है इस समय आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो दुनिया की टॉप लीडिंग कंपनीज हैं उसमें जो अगर कहा जाए, इसको जो है वो जाना जाता है। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। किंडल इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। ठीक है, डिजाइनिंग, बिल्डिंग, मैनेजिंग, मॉडर्नाइजिंग कॉम्प्लेक्स मिशन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, थाउजेंड ऑफ द जो है वो एंटरप्राइजेस ग्लोबली। द कंपनी वाज फाउंडेड इन 2021। द स्पैन, ठीक है, ऑफ आईबीएम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस बिजनेस। आईबीएम से अलग होकर ये कंपनी जो अगर कहा जाए, और अगर आप इसके आगे पीआई भी लिख दें, तो अभी प्रधानमंत्री जी के साथ जो बैठक हुई, वही जो अगर कहा जाए बैठकों के जो है वो आपको आर्टिकल ज्यादा मिलेंगे। ये लिखा ना, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द डस 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 प्राइम मिनिस्टर, ये बकायदा प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले, और ये पूरा आर्टिकल आपको दिख रहा है। और उनसे कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई आप हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें। इस नजरिए से ये बंदा किस कंपनी का सीईओ, ये हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पंच हो सकता है। ऐसे तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन अब उस नजरिए से जो अगर कहा जाए, ये हमारे लिए जो है वो महत्वपूर्ण हो गया, और इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पंच हो सकता है। एक सेकंड, इसको मैं बंद कर दूं जरा। हम्म। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ये वन लाइन। इसमें अंदर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप एक लाइन में याद करने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि वन लाइन क्वेश्चन, ऑलमोस्ट मैं कई बार ये बात आपको बता चुका हूँ कि हमारे पढ़ने के दो नजरिए हैं इस करंट अफेयर्स की सीरीज में। फर्स्ट वन, कि हम अप्रोच बेस्ड करंट अफेयर्स तक पहुंचे, क्या प्रश्न है उनसे, सब्जेक्ट की अप्रोच क्या होगी, क्यों महत्वपूर्ण है वो, उसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन करते हैं। जैसे अभी हमने गेमिंग बिल के ऊपर पूरा डिस्कशन किया है कि आईटी एक्ट में कैसे सेक्शन 69A में प्रोविजन है, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं गेमिंग्स के, किस तरह के गेमिंग्स को हमको बढ़ावा देना है, कोई दिक्कत नहीं है उनसे, जैसे सोशल गेमिंग से हमें कोई जो है वो नुकसान नहीं है यहाँ पर, वो डिस्कशन। अब ये लिखा है 16वीं एशियाई शूटिंग शॉटगन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कजाकिस्तान, बस ये वन लाइन का है ना। कजाकिस्तान में मध्य प्रदेश खेल अकादमी के खिलाड़ियों ने शूटिंग में जीते 2 पदक। तो अब ये जब खत्म होगी तब ओवरऑल हमको पता चलेगा, जैसे आज इसका इवेंट का आखिरी दिन, कि ओवरऑल हमारे जो खिलाड़ी हैं वो कितने मेडल जीत पाए। हाँ, कुछ जो अगर कहा जाए आपको, जैसे सपोज इस तरह के इवेंट होते हैं और कुछ हम बड़ा करते हैं, तो आपको खिलाड़ियों में ये याद रखना चाहिए, जैसे लिखा ना कि मध्य प्रदेश खेल अकादमी की प्रतिभावान खिलाड़ी मानसी रघुवंशी ने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण, और ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया ने कांस्य पदक जीतकर प्रदेश को। तो हमें ये समझ पड़ा कि ये दो खिलाड़ी, यानी कोई आपसे पूछ ले कि कुमारी मानसी रघुवंशी का संबंध किस खेल से है, तो आपको समझ पड़ा कि शूटिंग यानी शॉटगन, उससे ये संबंधित है। वहां एक वन लाइन के क्वेश्चन के लिए आप कॉपी में एक्स्ट्रा करके लिख लो कि आपकी, जैसे मध्य कई बार आ जाते हैं ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है वहां पर, या चूंकि हमारे खिलाड़ी वहां गए, इसलिए वो आपसे पूछ सकता है कि एशियन शूटिंग शॉटगन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, ये उस नजरिए में भी पूछ सकता है। इस कारण ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पंच होगा, बाकी की तो इसकी कोई वेटेज जो है वो है नहीं। अगला, हाल ही में किस खिलाड़ी ने फुटबॉल में सर्वाधिक मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। अब होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन क्यों उलझा देते हैं, आपसे कोई पूछे कि फुटबॉल के 10 खिलाड़ी के नाम बता दो, आप इसमें से फेबियो का नाम जानते ही नहीं होंगे। आप सोच के देखिए अपने आप से, क्या, हाँ, कोई पूछे रोनाल्डो को, अरे बहुत अच्छे से जानते होंगे, शिल्टन, मतलब ऐसे नाम जो न्यूज में चर्चा में है वो तो सब जानते हैं, लेकिन ऐसे नाम जो न्यूज चर्चा में नहीं वो कोई नहीं जानता। तब वो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मुझे याद है कि वो एक एमपीपीएससी का कुछ वर्ष पहले एक पेपर था जिसमें उन्होंने पूछा था जो रूट किस खेल के खिलाड़ी है, जो रूट किस खेल, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, तो वो किस खेल के खिलाड़ी है, क्रिकेट या ऐसा कुछ उसने पूछा था स्पोर्ट में। आप देखोगे तो मिल भी जाएगा पुराने एमपीपीएससी के पेपर अगर आप सॉल्व करोगे तो वहां पर ज्यादातर बच्चों को ये समझ नहीं पड़ेगा, जो रूट उसमें लिखा था जो रूट का संबंध है। हाँ, मुझे किस खेल के नहीं, उसमें था जो रूट का संबंध है खेल से या ऐसे।
अब कई तो समझ रहे हैं कि जो रूट कोई टेक्निकल वर्ड है क्या, वो सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि मोबाइल में यूज होने वाली कोई चीज हो। ऐसा हो जाता है। जैसे ये फेवियो लिखा हुआ है, अब अगर ध्यान से देखो, ब्राजील के गोलकीपर फेवियो ने वह 1391वां मैच खेला। फुटबॉल में सबसे ज्यादा मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड, सर्वाधिक प्रोफेशनल मैच फेवियो गोलकीपर ब्राजील 1391। फिर उसके जस्ट बाद जो अगर कहा जाए, शिल्टन गोलकीपर इंग्लैंड 1390, ये पुराने रिकॉर्ड्स यहाँ पर। रोनाल्डो पुर्तगाल 1287, ऐसे रिकॉर्ड्स हैं। तो अब हमारे सामने ये आ गया कि यार ये मतलब एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि यार ये जो जो फेवियो है, ये बंदा जो है वो किस देश का है, या इसका संबंध जो अगर कहा जाए कि किस खेल से है, यहाँ पर ये आपको जो है वो याद रखना है। इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ से। एक सेकेंड। हाँ, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा फास्टैग सेवा निम्न में से किस एक के द्वारा संचालित किया जाता है ना। तो अब ये प्रश्न मैंने क्यों लिया, देखो आप पहले तो समझ लो कि फास्टैग ने अभी जो नेशनल हाईवेज हैं उस पे 1 साल के लिए पास जारी किया है कि 3,000 रुपये में आप एक पास बनवा लो, 1 साल तक हाईवेज पे चलो, 200 जो है वो आप उसमें टोल क्रॉस कर सकते हो। अनंत नहीं है कि आपने 1 साल में रोज ही 50 टोल क्रॉस करोगे तो वो 3,000 वैलिड रहेगा, एक उसमें टेंटेटिव उन्होंने बताया। तो NHAI ने देश भर के 1150 टोल प्लाजा पर फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया, न्यूज में। पर क्या वास्तव में फास्टैग जो है वो NHAI का प्रोडक्ट है? आंसर इज नो। फास्टैग जो प्रोडक्ट है वो NPCI का है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI हिंदुस्तान में इस समय जितने मेजर पेमेंट गेटवे, देखो पहले के समय में पेमेंट गेटवे कैसे यूज करते थे, सोचो। पुराना कोई तुम्हारे पास अगर डेबिट कार्ड होगा, उस डेबिट कार्ड पे लिखा होगा वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड। ये एग्जैक्टली वो पेमेंट गेटवे थे जो दूसरे देशों से हम लेते थे। जैसे वीजा हमारे यहाँ की सर्विस नहीं है, जैसे SBI अगर वीजा कार्ड दे रहा है तो वीजा को पेमेंट कर रहा है उसके लिए, मास्टर कार्ड दे रहा है तो मास्टर कार्ड को पेमेंट कर रहा है उसके लिए। अब हमने क्या करा कि NPCI से सरकार ने कहा कि भाई आप खुद अपने लिए सर्विसेज को शुरू करो। NPCI ने इतनी सर्विसेज लॉन्च कर दी, अगर आप यहाँ लिस्ट देखोगे तो आप सोचोगे कि सर वास्तव में NPCI तो बहुत बड़ी चीज है फिर। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या क्या है, आज आपके पास जो रुपए कार्ड है वो NPCI का प्रोडक्ट है। आज आपके पास जो UPI है वो NPCI का प्रोडक्ट है। आज अगर आप अपने मोबाइल में भीम ऐप का यूज करते हैं वो NPCI। आज अपने मोबाइल में अगर आप फास्टैग का यूज करते हैं वो, जहां तक कि आप ध्यान से देखो, अगर आप में से कोई ज्यादातर स्टूडेंट्स किसी को पैसा ट्रांसफर करने के लिए इमीडिएट पेमेंट जो अगर कहा जाए सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं ना, IMPS जैसी सर्विसेज का, तो हमें दिख रहा है UPI, रूपे, भीम, IMPS, NFS, ठीक है, eKYC सर्विसेज, भीम, आधार, ई रूपी, ऑटो पे, कितनी सारी सर्विसेज इस समय। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि आप इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज, जैसे UPI तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये क्वेश्चन PSC पूछ चुकी है। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, नहीं तो पता चले कि IMPS का फुल फॉर्म में 4 वर्ड देख रहे हैं लेटर, ने कहा अरे यार ये IMPS में 3 तो हो ही नहीं सकते। तो इमीडिएट जो अगर कहा जाए, इमीडिएट अगर कहा जाए मनी मनी पेमेंट सर्विस, ऐसा एक ऑप्शन दे दिया, आपने सोचा IMPS में 4 है, यही होगा। इमीडिएट पेमेंट सर्विस तो आपने दिमाग ही नहीं लगा। आप खुद देखो अपने मोबाइल में, अगर आप UPI को छोड़कर कोई पेमेंट गेटवे यूज करते होगे तो IMPS ही हो। नेशनल जो है वो ऑटोमेटेड जो क्लियरिंग हाउस, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज जो है वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज किया जाता है, इसीलिए ये NPCI का प्रोडक्ट है। ये आप याद रखिएगा, मतलब किसी और का प्रोडक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन आपको जो है वो आ सकता है। और फास्टैग जो है अगर कहा जाए, एक जो है वो RFID टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, ये भी आपको याद रखना। इसमें आपकी गाड़ी के ऊपर एक स्ट्रिप लगी होती है, और जो फास्टैग का जो टोल होता है वहां पर एक सेंसर लगा होता है, दोनों के बीच रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक टेक्नोलॉजी होती है। उस रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से वो आइडेंटिफाई करता है व्हीकल पे लगे टैग को और उससे जुड़े अकाउंट को, और उससे पैसा डिडक्ट होता है। ये ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ समय क्या हुआ, यूट्यूब पे लोगों ने ऐसे ही भ्रम फरमाया कि गाड़ी का आपके फास्टैग लगा हुआ है तो कोई भी उसको आपके घर के बाहर खड़ी गाड़ी के स्कैन करके उससे पैसे उड़ा लेगा। बेबुनियादी बातें, नई नई चीजें लोग बताते हैं अजीब टाइप की। अरे वो जिस गेटवे से जुड़ा है, उसी से काम करेगा, हर जगह थोड़ी काम करेगा वो यहाँ पर। ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे आपने सिटी की किसी दुकान से समोसे, कचौड़ी और चाय के लिए जो है वो पैसे दिए, और उसने आपको हरे नीले पीले प्लास्टिक के टोकन दे दिए, जिसको अपन टोकन मनी बोलते हैं।
ये ध्यान रखिएगा। अब वो आपने जेब में रखा, आपका दोस्त कह लगा यार अर्जेंट चल रहा है, आपने समोसा कचौड़ी चाय नहीं लिया, जेब में टोकन लेके चले गए। दूसरे दिन अगर आप किसी दूसरी दुकान पर जाएं और उसको वो टोकन दिखाए, तो वो तुमको दो तीन देगा धमाधम। ठीक है, वो टोकन वहां काम नहीं करेंगे। तो ये टोकन जो करेंसी है ना, वो उसी तरह से ये सब टेक्नोलॉजियां काम करती है, जिसके लिए बनाई गई उसी पे काम करेगी, बाकी के लिए थोड़ी काम करेगी। फिर आगे अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कर्मयोगी अभियान, जो अगर कहा जाए आदि कर्मयोगी, सॉरी इसमें आदि लगाना भूल गए हम। आदि कर्मयोगी इंग्लिश में तो ठीक लिखा है, आदि कर्मयोगी, अब आदि लिखा हुआ है तो हम ये समझेंगे जनजातीय कार्य से जुड़ा हो, उनके लिए इसको शुरू किया गया। तो हो सकता है कि आपको ये प्रश्न अगले साल पूछे कि जनजातीय कार्य मंत्रालय, यानी आंसर तो इसका है जनजातीय कार्य मंत्रालय, प्रश्न कैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जनजातीय समुदाय को मूलभूत नेतृत्व कार्यक्रम से जोड़ने के लिए इनमें से कौन सा अभियान शुरू किया गया? कर्मयोगी अभियान, जनजातीय अभियान, आदि कर्मयोगी अभियान, बिरसा मुंडा अभियान, ऐसा कुछ भी आपको दे सकता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से आदि कर्मयोगी अभियान को शुरू किया। ठीक है, आदि कर्मयोगी अभियान में ग्रामीण समुदाय क्या क्या आपको मिलेगा? ग्रामीण एवं सामुदायिक स्तर पर जो है वो उत्तरदायी जन केंद्रित शासन को बढ़ावा देना। ठीक है, राज्य, जिला और ब्लॉक पर मास्टर प्रशिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना, ये बाकी तो हमारे काम के है नहीं। बट जो वन लाइन का था उतना हमारे काम का, उसको हमने देख लिया कि उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पंच हो सकता है या कुछ उस पर जो बन सकता है। अगला क्वेश्चन भी जो अगर कहा जाए, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विभाग का चयन प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड के लिए किया गया है? तो आयुष डिपार्टमेंट, ये वन लाइन का है। तो आपको दिख रहा है, उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परिवार ने आयुष विभाग को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2025 मिलने पर बधाई दी। आयुष मंत्री श्री परमार ने कहा कि स्कॉच अवार्ड 2025 प्राप्त करना प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। ये उपलब्धि टीम भावना, नवाचार, उत्कृष्ट कार्य। अब आपने से कोई, ये प्रश्न कैसे आते हैं? सपोज अभी एक पीएससी का एग्जाम है, आई थिंक शायद वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाला कोई एग्जाम है, पीएससी लेने वाली है। उस एग्जाम पर आप जाएं तो उसमें जो उसमें ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में, ये क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूं आपको, आप लिख के रख लेना, अगर आप में से कोई इस एग्जाम की तैयारी कर, जब वो एग्जाम हो जाएगा तब आप क्रॉस चेक कर लेना। ये उस एग्जाम का क्वेश्चन है, क्योंकि वहां लिख रहा है कि उसके वो ये उसके सिलेबस को जस्टिफाई कर, उसके सिलेबस को भी जस्टिफाई कर रहा है ये जो है वो अवार्ड है। क्योंकि यहां पर वो लिख रहा है कि भाई ये जो है आपको टीम भावना, नवाचार, उत्कृष्ट कार्य, इन सब के लिए जैसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, तो वो आप उस एग्जाम के अंदर देखेंगे तो वो जस्टिफाई हो गया कि यार ये उससे जो है लिंक होकर प्रश्न आ सकता है। जैसे हम हमारे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय, यानी पीएससी के बैच में या फूड सेफ्टी ऑफिसर के बैच में, उनको ये बताने की कोशिश करते हैं यार ये वाला क्वेश्चन जो है अगर कहा जाए सब्जेक्ट के साथ लिंक होगा, ये इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि आप जैसे अभी मेरा एक एफएसओ का बैच चल रहा है। अब मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जो भी पढ़ना है उसमें आप अपने आप को फूड सेफ्टी ऑफिसर सोच कर पढ़ो। पीएससी के बैच वाले बच्चों को बोलता हूँ कि आप ये सोचो कि आप सिविल सर्विस में जा रहे हो और एक सिविल सर्वेंट हो, उस सिविल सर्वेंट को क्या पता होना चाहिए, उस नजरिए का प्रश्न पूछा जाएगा, बाकी सब चीजें नहीं आएंगी। हर क्वेश्चन जस्टिफाई होता है, हर क्वेश्चन जो अगर कहा जाए कि अपनी एक विचारधारा होती है, उसको पकड़ कर चलना पड़ता है, तब जाके पेपर में चीजें जो है वो लिंक होती है, अदरवाइज तो फिर कोई मतलब ही नहीं। सब कुछ पढ़ ले तो संभव नहीं है, वो हमारे लिए किसी के लिए भी संभव नहीं। फिर अगला है, हाल ही में किस राज्य ने श्रवण कुमार, देखो ये अवार्ड इसलिए आता है, ऑलरेडी श्रवण कुमार, अभी देखो वर्तमान सरकार, आपने देखा होगा मैथोलॉजिकल धार्मिक बातों के ऊपर भी बहुत काम करती है। जैसे अगर आपको याद होगा पिछली बार जो मतलब अगर कहा जाए कि एमपीपीएससी का मेंस का पेपर, मैं उसको जस्टिफाई करता हूँ कि ये क्यों इसके ऊपर है। जैसे अगर हम सपोज यहाँ पर एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाए, अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसको समझिए आप, है ना, कि क्या मतलब नेचर क्या होता है, चीजें लिंक होती हैं तो वो किस तरह से लिंक होती हैं। अब यहाँ पर ये जस्ट पिछली 2024 का एमपीपीएससी का मेंस का पेपर है। इस मेंस के पेपर में आप जो अगर कहा जाए, पहला क्वेश्चन देखिए, पुराणों में वर्णित सप्तद्वीपों के नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पर पुराणों में वर्णित, आप समझ रहे हो ना, कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपस में लिंक होती हैं, और आप ये नहीं कह सकते कि जो अगर कहा जाए कि भैया हम तो जो है उसका आंसर जो है वो देंगे ही नहीं। यही बात के कारण ये क्वेश्चंस आते हैं। तो श्रवण कुमार पुरस्कार सिक्किम राज्य ने शुरू किया, पहला।
दिख रहा है कि प्राचीन लोकाचार और समकालीन शासन व्यवस्था के साथ को एक साथ समेटे हुए। और फिर बाकी तो उन्होंने अपने स्टेट के बारे में कुछ चीजें बताई। उन्होंने ये बताया माता पिता की अगर कोई निस्वार्थ सेवा कर रहा है तो उसके लिए जो अगर कहा जाए ये पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार में सम्मान स्वरूप 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। स्क्रीन पे दिख रहा है श्रवण कुमार। इस बहाने कम से कम आपको ये पता चल गया होगा कि जो पौराणिक ग्रंथ हैं, जैसे रामायण आदि में श्रवण कुमार की, रामचरितमानस में श्रवण कुमार की उतनी कथा नहीं, लेकिन अगर आप रामायण पढ़ेंगे उसमें आपको एक श्रवण कुमार की कथा का उल्लेख मिलता है कि राजा दशरथ के हाथों से श्रवण कुमार का जो की कैसे मृत्यु हुई, और कैसे राजा दशरथ को उनके माता पिता ने जो अगर कहा जाए श्राप दिया, ये श्रवण कुमार के जो माता पिता ने। वो पूरी कहानी अगर कहा जाए, उनकी माँ जो ज्ञानवती थी उसने भी जो है वो दशरथ को बहुत कुछ बोला, राजा दशरथ को। यहाँ पर वो एक स्टोरी जो है वो अगर कहा जाए, चीजें लिंक होती तभी आती हैं। तो अभी जब मैं इसको, ये करंट अफेयर्स क्या, मैं थोड़ा डायनेमिक भी पढ़ाता हूँ, मतलब यहाँ पर तो एमसीक्यू में पढ़ाना पड़ता है आपको, मैं इसको बिना एमसीक्यू को पढ़ाता हूँ। आपको वैसा देखना हो तो मेरी ऐप के ऊपर कोई एक आध वीडियो देख के समझ जाओगे। तो उस दौरान मैं बच्चों से कई प्रश्न भी पूछता हूँ। तो मैंने जैसे पूछा कि भाई अभी चलो श्रवण कुमार पुरस्कार है, सपोज माने कि चलो मध्य प्रदेश का पुरस्कार होता है, तो राजा दशरथ तो खुद ही चर्चा में आ जाते। तब क्या तुमको पता था कि राजा दशरथ के पिता का नाम क्या था? आज हम रामचरितमानस को पढ़ रहे हैं, आज भगवान राम के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या हमको पता है कि उनके दादा का नाम क्या था? न्यूज़ों में ऐसी चीजें आती। तो जो राजा दशरथ थे उनके पिता का नाम जो था वो था अज, और उनकी माता का नाम था इंदुमती। अब राजा अज के बारे में, मतलब आप खुद सोचिए, आप अपने घर में परिवार में, यानी ऐसे प्रश्न केबीसी में भी आ जाते हैं, और ऐसे प्रश्न जो है वो दिमाग खराब करते हैं। मतलब ये जो अगर कहा जाए यहाँ पर, तो राजा अज थे उनके पिता, राजा जो दशरथ के, और अज के जो पिता थे उनसे इन इक्ष्वाकु राजाओं, जो रघुवंशी हैं वो तो इक्ष्वाकु राजा थे, उनसे इक्ष्वाकु राजाओं को रघु नाम मिला। क्योंकि रघु जो अगर कहा जाए वो सूर्यवंशी राजाओं का वो पहले राजा थे रघु, जिनसे इसको रघुवंश, आगे फिर रघुवंश नाम जो है पड़ गया। और इसीलिए आप कभी देखिए कि जो कालिदास है, उसने जब रघुवंशम नाम का ग्रंथ लिखा, तो उसने राजा दिलीप से लेकर आगे के पूरे राजाओं की कहानियों को उसने सुनाया। ध्यान रखिएगा, उसने पूरी कहानी, उसने आज के बारे में भी बताया, रघु के बारे में बताया, दशरथ के बारे में बताया, राम के बारे में बताया। ये प्रश्न ऐसे नहीं आते, ये प्रश्न कब आते हैं? जब बहुत ज्यादा चीजें लिंक होती हैं। तो अभी ये मैंने कहा ना कि चलो ये तो सिक्किम का, अगर हमारे स्टेट में होता तब हमको ये चीजों पता होना था। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में, जगह कहा जाए मेक इन इंडिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर ईएमसी 2.0 परियोजना की स्थापना को स्वीकृति दी गई? भोपाल इसका आंसर है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, क्यों आ सकता है उसके पीछे आपको दिख रहा होगा जो मैं बता रहा हूं, कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रालय में संपन्न हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर परियोजना के अंतर्गत सामान्य सुविधा के साथ विस्तरीय विश्व स्तरीय जो अगर कहा जाए ढांचे इसके को बढ़ावा देने के लिए भोपाल की तहसील बेरसिया के ग्राम बांदी खेड़ी में, यानी ये अब एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर के रूप में डेवलप होगा। कल को आने वाले 1 या 2 साल के बाद आपसे पूछा जाए बांदी खेड़ा इस जो है वो औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में, तब वो क्वेश्चन तब वो क्वेश्चन जो अगर कहा जाए एग्जाम में रोल प्ले करेगा। क्योंकि अपने आप में बड़ी परियोजना है यहाँ पर। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़ी हुई परियोजना काफी अच्छी है। हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको पूछा जा सकते, हो सकता है ये प्रश्न ऐसे आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दोनों। तो भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने व डिजाइन करने की फैक्ट्री लगेंगी। कहाँ लगेंगी? बांदी खेड़ी में। बिल्कुल। आने वाले समय में अगर ठीक ठाक रही तो ऐसी चीजें धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मंडीदीप जैसे चर्चित जो अगर कहा जाए जगहों का रूप जो है वो ले लेते हैं यहाँ पर। ला गणेशन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये वन लाइन का है ना जब वो निधन के समय जो किस राज्य के, ये 1-2 महीने में कोई क्वेश्चन आए तो याद रखना, अदरवाइज इसको याद करने की जरूरत नहीं। मतलब बाकी समय के लिए याद नहीं, अभी 2-3 महीने में हाल ही में चर्चा में रहे ला गणेशन जो है किस राज्य के राज्यपाल थे, ये आ जाए तो हमारे लिए काम, अदरवाइज तो हमारे कोई काम का नहीं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीते मनिका विश्वकर्मा। दो प्रश्न बन सकते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता, ये एक प्रश्न बन सकता है।
राजस्थान से हैं वो, ये एक प्रश्न बन सकता है। दो ही प्रश्न जो है वो उसमें बन सकते हैं, और इसमें कोई प्रश्न नहीं बन सकता, और कोई बहुत बड़ा जो अगर कहा जाए कि प्रश्न है नहीं, या कोई बहुत बड़ा जो है वो टॉपिक है नहीं यहाँ पर। ये क्वेश्चन भी अजीबोगरीब है लेकिन आ सकता है। हाल ही में रेलवे ट्रैक के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? वाराणसी। ये वन लाइन का क्वेश्चन है, अंदर समझने वाला नहीं। तो भारतीय रेलवे हरित ऊर्जा पहल अपने शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए भारतीय रेलवे हरित और अधिक टिकाऊ परिवहन नेटवर्क की दिशा में एक रणनीति के ऊपर काम कर रही है। और उसी के तहत जो अगर कहा जाए, उसने यहाँ पर, अब ये कैसे पोर्टेबल है, हो सकता है कि इनको टाइम टू टाइम निकाल दिया जाए या लगा दिया जाए, वो क्या होगा वो तो देखने वाली बात है। हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण भी नहीं कैसे काम करेगा क्या करेगा, हमारे लिए ये है कि हाँ भैया रिमूवल है, ये अगर कहा जाए ये पैनल, और ये वाराणसी में लगाए जा रहे हैं, अपने आप में पहला शहर है। उतना हमको जो है वो याद रखना है, बाकी कुछ काम करेंगे ना। तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने वाराणसी में भारत की पहली रिमूवेबल सोलर पैनल परियोजना का अनावरण किया यहाँ पर। और ये मेरे हिसाब से जो अगर कहा जाए कि ये पायलट प्रोजेक्ट है, आप सोचोगे ना कि यार ट्रैक पे तो खराब हो जाएगा, तो ये आपको दिख रहा है 70 मीटर लंबे इस पायलट प्रोजेक्ट में 28 पैनल लगाए गए, जो 15 किलोवाट की बिजली पैदा करेंगे। यानी अभी आपको ये भी पता है कि उसी ट्रैक पे लगाए होंगे जिस ट्रैक के ऊपर ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी नहीं है या आती जाती नहीं है, वही सब चीजें हैं, बाकी और कुछ हमारे काम का है नहीं। अगला, हाल ही में चर्चा में रही देविका सिहांगा का संबंध जो अगर कहा जाए किस खेल से? यहाँ पर तो देविका सिहांगा मलेशिया ओपन में बैडमिंटन में, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि भारतीय शटलर देविका ने आज इपो में मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025, ये क्वेश्चन आ सकता है, हमेशा ध्यान रखना। ऐसे अगर मान के चलिए किसी जगह कोई इवेंट अगर आप जीत जाते हो, है ना, उसमें रनर अप नहीं रहते हो, जीत ही जाते हो, तब आपके प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, वन लाइन का है, यानी ये सब वन, मतलब जैसे मैंने क्या बोला, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि प्रश्न के पैटर्न हैं, अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं प्रश्न, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा आप हर एक प्रश्न के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा करो या डिस्क्रिप्शन हर जगह नहीं। तो एशियन कैनो सैलम चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी वन लाइन का है, क्योंकि देखो कैनो और सैलम जो चैंपियनशिप है उसमें मध्य प्रदेश बहुत आगे है। अपने वाटर स्पोर्ट्स के लिए तो मध्य प्रदेश इस समय इंडिया में अपना एक अलग जो है वो वर्चस्व बना रहा है। इसीलिए जो अगर कहा जाए, चीन के जियासी गुंजाओ में 14 से 17 अगस्त तक ये जो है वो हुआ था, इसके रिजल्ट ये छूट गया था, इसलिए हमने ये वाला क्वेश्चन जो है वो इस वाले में इसके साथ जो है वो डाला कि 14 को होना शुरू हो गया था, लेकिन अब 15 से 21 वाले करंट अफेयर्स में ये फिट बैठता है। इसीलिए हो सकता है कि आपको सेम क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि किस देश में हुआ, तो चीन आपको उस समय जो है वो याद रहना चाहिए कि हाँ भैया ये चीन में जो है वो हुआ था। ये वन लाइन का तो देखा ना कि 2015 एशियन कैलोरी से अब मध्य प्रदेश ने भी प्रेस रिलीज, मध्य प्रदेश महिला खिलाड़ियों को मिला सिल्वर मेडल। अब नीचे ऐसे जो प्रेस रिलीज होते हैं, पेपर सेटर जब पेपर बनाता है, उन्होंने कहा क्या लिखा हुआ है, सियासी गुंजाओ, तो लिख दिया उसने कि 2025 एशियन कैनो सैलम चैंपियनशिप का आयोजन चीन के किस शहर में हुआ? बीजिंग में हुआ, ठीक है, जो गुंजाओ में हुआ, और भी कोई दो नाम उसको अच्छे लगेंगे वो उसने जो है वो डाल दी। क्या करोगे? ऐसे अगर प्रेस रिलीज ज्यादा जारी होते हैं तब जो है वो हमारे लिए प्रश्न बनता है। अगला क्वेश्चन केवल उन बच्चों के लिए है जिनके अभी 1 या 2 महीने में कोई पेपर है, या फूड सेफ्टी ऑफिसर का पेपर जो है दे रहा है, बाकी के काम का नहीं। 23 और 24 अगस्त को अजीविका फ्रेश मेले का, अजीविका फ्रेश एग्जैक्टली भोपाल में, भोपाल हाट है यहाँ पर, ये इस तरह के जो है वो मेले लगवाया करते हैं। ये भोपाल में डीबी जो है मॉल जो है, डीबी सिटी मॉल जस्ट उसके बगल में है, वहां पर ये मेले का आयोजन किया गया 2 दिन। एक्चुअल जो है वो केमिकल फ्री जो प्रोडक्ट होते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, हम जो फ्रूट्स खाते हैं या जो अन्य चीजें जो हम लोग उपयोग में लाते हैं, उनको हम अगर केमिकल फ्री बनाएं, मतलब वो ऑर्गेनिक हो यानी जैविक उत्पाद हो जिनमें किसी रसायन का प्रयोग ना किया हो, उसको प्रमोट करने के लिए, और खासकर स्व सहायता समूह के द्वारा कैसे उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके लिए 2 दिन का ये मेला लगा। ये केवल और केवल उन बच्चों के लिए मोस्ट आईएमपी हो सकता है जो फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके मतलब अगर सिलेबस में यूनिट नंबर आप जब 5 को देखोगे, उसमें पशुपालन, डेयरी, जैविक कृषि, कृषि की पद्धतियां, ये सब चीजें हैं।
तो नीचे आपको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ये उनका सिलेबस में भी है, क्योंकि उनको यूनिट नंबर 5 के अंदर आजीविका से संबंधित जो योजनाएं चल रही हैं वो भी हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ सबसे चर्चित है ग्रामीण आजीविका में मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन चल रहा है। आप में से जिसने ना पढ़ा वो पढ़ लेना, एक क्वेश्चन तो आएगा ही एफएसओ में आपको। के अंतर्गत स्व सहायता समूह को 2 दिवसीय आजीविका फ्रेश मेला भोपाल हाट में 23-24 अगस्त को आयोजित किया गया। और नीचे आपको दिख रहा है चौथी लाइन में कि मेले में विभिन्न जिलों से आ रही स्व सहायता समूह की दीदियों द्वारा रासायन रहित और जैविक तरीके से उगाए गए कृषि और दुग्ध उत्पादों की सामग्री और अन्य सामग्री का विक्रय सह प्रदर्शन किया गया। उसके लिए जो है वो उसको लगाया गया। तो ये क्वेश्चन उस नजरिए से आपको आ सकता है। तो यहाँ पर आपको बकायदा दिख रहा है ये जो है कि जैसे यहाँ पर आपको देसी गाय, गिर गाय, पनीर, सोयाबीन, टोफू। टोफू एग्जैक्टली सोयाबीन के दूध से बना हुआ पनीर होता है, उसको टोफू ही कहा जाता है। उसको आप पनीर नहीं बोल सकते। आप आम आदमी तो बोल देता सोया पनीर कि सोयाबीन का पनीर, बट वो टेक्निकली नाम उसका टोफू ही रहता है, ये याद रखिएगा। और फिर बाकी जो अगर कहा जाए महुए के कुकीज, लड्डू, या ना इस तरह से इन्होंने ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को यहाँ पर बताया। कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पर लिखी वो भी हमारे लिए काम की, जैसे नरसिंहपुर जिले की तुअर दाल, ऐसे भी नरसिंहपुर अपने अरहर के लिए फेमस है। दाल गुड़, ठीक है, गुड़ के लिए भी बहुत फेमस है। बालाघाट जिले का चिन्नौर, सिवनी जिले का जीरा शंकर, ने इस तरह से उन्होंने बता दी कि इन सब चीजों में जो चीजें हैं वो सब यहाँ पर हमने प्रेजेंट करी। लोगों ने उसको खरीदा भी, अब जैसे भी खरीदा हो या जो भी हो वो तो पता नहीं। तो अब जैसे हमने क्या समझा कि क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो ये क्वेश्चन फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम में क्यों है? क्योंकि ये मेला लगाया किसने? मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। और अगर आप एफएसओ का, जैसे अभी यहाँ वापिस ही हम इसी पे चले जाएं, अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर सिलेबस के ऊपर जाएं, एफएसओ का जब आप सिलेबस देखें उसमें यूनिट नंबर जब आप 5 को देखेंगे, जैसे ये हम चले गए इस पे सिलेबस पे, क्यों मैं बता रहा हूं कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में काम आ सकता है उसका रोल हमको पता होना चाहिए। अब यहां पर दिख रहा है यूनिट 5। अब यहां पर कृषि प्रणाली है, नीचे लिखा है कि खेती आधारित आजीविका प्रणाली। ठीक है, नीचे क्या लिख रहा है? यहां पर खेती आधारित आजीविका के अवसर को बढ़ावा देने के लिए शामिल केंद्र और राज्य सरकार की सार्वजनिक संगठनों की योजनाएं कार्यक्रम। ये हो गया क्वेश्चन। आप तो लिख के रख लोगे ऐसे क्वेश्चन पंच होते हैं। तो वहां आपको दिख रहा है कि आप सपोज ये मेला आपके से मिस हो गया, आपने करंट नहीं पढ़ा, तो हो सकता है कि ये प्रश्न अगर आ जाए, या हो सकता है मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ही आ जाए, तब आप क्या करोगे? है ना, तब जो है वो ये आए। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने ये लेता नहीं, मैं ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया पहले समझ लीजिए। पेपर में कई बार ऐसी खबरें छपती हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने के संबंध में क्वेश्चन को, इसका करंट अफेयर से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं। यानी आप सोचोगे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आंसर इज नो, करंट अफेयर्स का नहीं। इसमें लिया देखो, गूगल सर्च इंजन का सबसे पहला नाम था बैकरम। नीचे लिखा है कि दुनिया भर में प्रख्यात सर्च इंजन गूगल के नाम की शुरुआत यहाँ नहीं था। गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज और सेंगे ब्रिन ने 1996 में सबसे पहले इसे बैकरप नाम दिया। एक साल बाद इसका नाम बदलकर गूगल रखा गया। गूगल शब्द की प्रेरणा गूगल से ली गई थी। इसका मतलब है कि एक के आगे 100 शून्य लगाने से आने वाली गणितीय संख्या। अब ये आपको कैसे, सपोज मान के चलिए कोई पेपर सेटर यहाँ पर पूछ ले कि गूगल कंपनी का या अल्फाबेट कंपनी का पहला जो सर्च इंजन है कौन सा था, या जो है वो जो है वो बैकअप क्या था, सर्च इंजन था, एंटीवायरस था, कुछ भी पूछ लेगा, क्या करोगे आप? तो ये करंट अफेयर्स में नहीं, मैंने एक क्वेश्चन इसीलिए लिया है, नहीं तो मैं लेता नहीं यहाँ पर। करंट अफेयर्स में नहीं, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे प्रश्न हमको पता होना चाहिए कि जो लिंक हो सकते हैं सब्जेक्ट के साथ। तो ये है। तो बहुत धन्यवाद आप सबको, खूब उन्नति करिए। ये इस वीक का, इस वीक करंट अफेयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो नहीं थे। अगर आप किसी एग्जाम की, स्पेशली फूड सेफ्टी ऑफिसर की, एमपी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप एमपी के ट्रांसपोर्ट व्हीकल, माइनिंग इंस्पेक्टर, फूड सेफ्टी, माइनिंग ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर कल्चरल, असिस्टेंट मैनेजर, डेंटल सर्जन, इस तरह का कोई और एग्जाम तैयार कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट पेपर एमपीजीके का है, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण है। रामबाण टेस्ट सीरीज बोल सकता हूं मैं, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट अगर कहा जाए पूरा पेपर पकड़ में आ जाएगा, हर क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन के साथ। हाँ, हमारी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन जो है थोड़े टफ होते हैं, कि हमारा उद्देश्य टेस्ट सीरीज में नंबर दिलाना नहीं होता, एग्जाम में क्वेश्चन फंसाना होता है।
कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए, नंबर ऑफ नंबर यहाँ आ जाए, उससे कोई लेना नहीं, वो ले सकते हो। पीएससी का फाउंडेशन बैच और भी आप ऐप के ऊपर जाकर जो है वो देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि पीएससी को हम कैसे प्लान करेंगे, फाउंडेशन बैच में क्या आपको क्या चीज़ें पहले पढ़ना चाहिए, तो ये फाउंडेशन बैच को आप नीचे स्टोर फीचर पे जाइएगा। ठीक है, वहां पर ये स्टोर फीचर पे जाकर जो है वो इस कोर्स पे जाएगा, सबसे ऊपर एक वीडियो है, क्या वीडियो पहले देखें। आप उसको जब ध्यान से देखोगे तो आपको पूरी स्ट्रेटजी बताएगी क्या टॉपिक्स आपको पहले। यार उसमें तो ये तो खैर कोर्स के बारे में बताया मैंने, बट ये बात भी उसके अंदर है कि भाई क्या चीजें हमको पहले प्लान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए यहाँ पर, तो वो भी अपन जो है वो देख सकते हैं। इस तरह से आप अपने आप को प्लान कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को इकोनॉमिक सर्वे का लगता है, तो एक पूरा इकोनॉमिक सर्वे का मॉड्यूल बनाया है केवल 50 रुपए में हमने। उसमें आप पूरे इकोनॉमिक सर्वे के जो 21 मेरे लेक्चर्स हैं, वो पूरे 21 लेक्चर जो है वो देख सकते हो। उसके अलावा गवर्नमेंट की जो 2025 में नई पॉलिसीज आई हैं उनके 5 लेक्चर देख सकते हो, प्लस इकोनॉमिक सर्वे के 3 जो है वो टेस्ट भी हैं 50-50 क्वेश्चन के। ऑलमोस्ट इकोनॉमिक सर्वे के सब क्वेश्चन उसमें कवर आपके हो जाएंगे, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो ऐप को डाउनलोड करके। तो बहुत धन्यवाद आप सबको, खूब उन्नति करिए, आगे बढ़िए सभी। और इसी तरह के जो पुराने वीडियो हैं, अगर कहा जाए कि आपके करंट अफेयर्स के, उनको देखने के लिए प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। एक थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है, सब्जेक्टिव जो वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, अब हम सब्जेक्टिव वीडियो भी, जैसे आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंटरेस्ट बच्चे बता दें तो हम उसके ऊपर काम करें। इंटरेस्ट ही नहीं आता तो जैसे अब ये वीडियो मैंने डाला, आपका कमेंट आता है थैंक यू सर, लेकिन आप ये बताएं कि इससे क्या लाभ हुआ, आपको कहाँ समस्याएं आ रही हैं, तो सोचने का मौका मिलता है। क्योंकि इंटरनेट पर इतना कंटेंट है इस समय, और यूट्यूब पे इतना कंटेंट है कि आप अपनी अप्रोच के हिसाब से उसमें से क्या चुनना चाह रहे हो वो हमको पता चल जाए तो हम आपके लिए प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबको, खूब उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए, और प्रयास करिए कुछ अच्छा करने के लिए जीवन में। धन्यवाद।